Welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you Class 9, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And my subtopic is Economy and Society. Economy and Society. So, at the beginning of 20th century, about 85% of Russian Empire population earned their living from agriculture. 85% जो रशियन एम्पायर का जो पॉपुलेशन था वो अर्न कर रही थी थ्रू एग्रीकल्चर. इट मीन्स रशिया इज एट दैट टाइम रशिया वाज अ एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री. इसका एक और मायने होता है कि यह लेस डेवलप भी था. ठीक है, क्योंकि जो भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं उसमें पीपुल्स का ऑक्यूपेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर लेस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40 and 50%. फ्रांस और जर्मनी में कितने परसेंट लोग थे? 40 और 50% डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर में. ओके. और कल्टीवेटर प्रोड्यूस ग्रेन फॉर देयर ओन यूज or to sell in market. That's why the Russia was major exporter of grain at that time. ज़्यादातर रसिया जो है ग्रेन एक्सपोर्ट करता था. The industry was limited in numbers. Mainly areas where Petersburg and the Moscow. जो इंडस्ट्री थे वो लिमिटेड नंबर्स में थे रशिया में, और ज़्यादातर जो एरियाज है वो पीटरबर्ग और मॉस्को के पास इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड थे. और दूसरी प्रॉब्लम और भी है, मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. ज़्यादातर इंडस्ट्री जो था वो प्राइवेट लोगों के द्वारा खुली गई थी. ओके, ये सारी बातें थी. इंडस्ट्री में वर्किंग आवर काफ़ी लंबा होता था. ओके. और इन्हें देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा लेबर इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट तो जरूर होती थी, बट वो सिर्फ हाथी के दांत कहने और दिखाने के अलग अलग होते हैं, खाने और दिखाने के अलग अलग होते हैं. जस्ट लाइक दैट था. मीन्स वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही. ओके. वर्किंग आवर लॉन्ग था. उन्हें जो है डोरमेंट्रीज में रहना पड़ता था, छोटे छोटे कमरों में. उन्हें शिफ्ट बाय शिफ्ट सोने के लिए भी शिफ्ट थी उन डोरमेंट्रीज में. और वर्कर्स जो है चैरिटेबल किचन में खाना खाते थे. और लिविंग इन पुअर हाउस, झुग्गी झोपड़ियों में वो निवास करते थे, रहते थे. ये तो प्रॉब्लम्स थी वर्करों के साथ. दूसरी प्रॉब्लम थी वर्करों के साथ, वर्कर्स वेयर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल. वर्कर्स निपुणता के आधार पर, कौशल के आधार पर डिवाइडेड थे ग्रुप्स में. एग्जाम्पल, मेटल वर्कर कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर्स. मेटल वर्कर्स अपने को दूसरे से ऊंचे दर्जे का मानते थे, समृद्ध मानते थे. और डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू. वो तौर तरीके और पहनावे में भी ये डिवीजन वो जो है
दिखाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ओमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय द 1914। ओमेन की जो भागीदारी थी फैक्ट्री लेबर में वो 31% थी। 31% 1914 में ओमेन्स, रशियन ओमेन जो वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स थे, उसका 31% वो काम करती थी। ठीक है, लेकिन बट दे वेयर पेड लेस देन मैन, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 और 3/4। कभी कभी जो है 75% उन्हें मिलता था और ज़्यादातर समय उन्हें जो है 50% मेल मेंबर वर्कर्स का पेमेंट का उन्हें मिलता था। ऐसी सैलरी में डिफरेंसेस क्यों? माय डियर चिल्ड्रन, एक्चुअली इस तरह की डिफरेंसेस माइंडसेट के कारण थी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, वहां महिलाओं को कमतर आंका जाता था और ये एक माइंडसेट है, किसी किसी जगहों पर आज भी यह देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी तो परिवारों में भी माइंडसेट देखने की मिलती है कि लड़कों को थोड़ा सा ज़्यादा तहजीब, ज़्यादा वैल्यू और लड़कियों को कुछ कम। ऐसी माइंडसेट लोगों के बीच होती हैं। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है ये माइंडसेट तो घट रहा है, लेकिन जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो आप पर कब रूल कर सकेंगे? जब आपको वो डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे नेता हमें डिवाइड करते हैं, फिर हमारा वोट पाने की कोशिश करते हैं। वो ये ज़्यादातर नेता ये नहीं सोचते कि हम डेवलपमेंट देंगे, लोगों को डेवलप करवाएंगे, फैसिलिटी देंगे और हम वोट पाएंगे। नेता जो है, क्योंकि उस काम में उन्हें ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो नेता क्या करते हैं? माइंड गेम खेलते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर वोट मांगते हैं। लाइक दैट प्राइवेट प्रॉपर्टीज ओनर क्या करेंगे? डिवाइड करते थे वर्कर्स को यूनिफॉर्म में, सोशली स्किल के आधार पर, हाँ, और मेल फीमेल के आधार पर, फिर उनसे काम लेते थे, अपना काम करवाते थे। लेकिन एक अच्छी बात थी, बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वेयर डिससेटिस्फाइड। जब असंतुष्ट होते थे तो वो यूनाइट होते थे और स्ट्राइक करते थे। इसके एग्जाम्पल्स जो है आयरन वर्क्स इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं। जो है वहाँ क्या हुआ था, जो आयरन वर्क्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 1896 और 97 में, और मेटल वर्क इंडस्ट्री ड्यूरिंग 902 में। ये घर देखते हैं कि सारे वर्कर्स यूनाइट होकर के स्ट्राइक करते हैं। अब चलिए देखते हैं कंट्री साइड में। इन द कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टी। मतलब ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन लोगों के पास था। नोबिलिटीज कुलीन वर्ग, क्राउन के राजा के अंदर थी और चर्च के अंदर था। मीन्स लैंड एरियाज ज्यादा ये ऑन करते थे। पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। फ्रेंच पीजेंट क्या करते थे? फ्रेंच में भी रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन फ्रेंच पीजेंट्स नोबिलिटी को रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का नोबिलिटी हमेशा ध्यान रखते थे फ्रेंच में, और थोड़े से सेंटिमेंटली पीजेंट से वो जुड़े हुए भी थे। लेकिन रसिया में नोबिलिटी पीजेंट से सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ नहीं था और ना सोशली रिस्पेक्ट देते थे पीजेंट को। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द केसेस है 1902 के बाद पीजेंट्स
मर्डर करना चाहते थे नोबेलिटी का रसिया में। और 905 के बाद बहुत कॉमन हो गया था ये चीज़ें। बहुत कम नोबल्स, रशियन नोबल्स थे जो पीजेंट के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते थे। ऐसे बहुत कम लोग थे। ओके। और रशियन पीजेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट। ये यूरोपियन पीजेंट से कुछ अलग भी थे। जैसे दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर, अपने लैंड को एक साथ मिलकर पीरियोडिकली खेती करते थे। और वो कॉमिनी मीन्स मीर बनाते थे। एंड डिवाइडेड इट, जो आउटपुट होता था एग्रीकल्चर का, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, लोगों की ज़रूरत के अनुसार उसको डिवाइड करते थे। मतलब कहीं ना कहीं जो है कोऑपरेटिव फीलिंग उनके बीच थी। इसलिए तो रसिया में सोशलिज्म आया। सो माय डियर फ्रेंड्स, assignment question for you: what was the condition of workers in Russia in the beginning of 20th century? Explain. What were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? Thank you for listening and watching my videos.